जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स विषय का पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है से लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीका से देखिए, आपको इस वीडियो देखने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है से आपका चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपको बता दें कि ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। लगभग यहाँ से 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से आता है। लगभग तो आपको 8-9 गो तो आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा। सब्जेक्टिव जो रहता है उसमें देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। जैसे जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है, जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर आप इस चार्जर को देख रहे होंगे तो इस चार्जर के को एक नोकी में बांधा हुआ है और इसको हम जब नचाएंगे तो चारों तरफ एक निश्चित क्षेत्र में नचेगा। क्यों नचेगा? क्योंकि इसको कौन बांध के रखा हुआ है? ये तार। और ये तार जब हम किसी एक जगह केंद्रित करके रख देंगे तो चारों तरफ जो है से एक समान वेव में जो है से क्या करेगा? नचेगा। और ये थोड़ा आगे भी नहीं जाएगा और पीछे भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको बांध के रखने का काम कौन कर रहा है? ये तार कर रहा है। जैसा ही ये तार कर रहा है उसी प्रकार आप समझिए परमाणु के, आप लोग जानते हैं परमाणु के जो होते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं, एटम जो होता है परमाणु, उसके 3 मौलिक कण होते हैं। ये परमाणु है तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। 2 मौलिक कण जो होता है वो नाभिक में होता है, इसको नाभिक कहा जाता है। यहाँ पर होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है। एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति पर जो है से गति करते रहते हैं। ध्यान से समझिए, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। पहला आप कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन होता है। पहला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटॉन। वो क्या होता है? प्रोटॉन होता है। पहला इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है। और तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा होता है न्यूट्रॉन होता है। यानी परमाणु के अगर कहा जाए परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। और 3 वो मौलिक कण कौन कौन होते हैं? तो पहला जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। परमाणु के जो नाभिक में रहता है वो 2 कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ध्यान देने वाली बात है, इस न्यूट्रॉन को जो आप देख रहे हैं उस पे कोई आवेश नहीं होता है, चार्जलेस होता है, वो आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं पी का मतलब होता है प्रोटॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं और इस पर जो होता है वो धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं जिसको एन से सूचित करते हैं और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि परमाणु के जो ये नाभिक है, इस नाभिक में आप लोग देख रहे हैं कि 2 कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में 2 कण होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन। और इसके बाहरी कक्षा में जो देख रहे होंगे वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल दिए हैं कि इस चार्जर को अगर हम चारों तरफ नचा देते हैं दोस्तों, चारों तरफ नचाते हैं तो एक निश्चित, चारों तरफ नचाने के बाद एक निश्चित क्रम में आगे और निश्चित क्रम में चारों तरफ वृत्ताकार पर नचेगा, तो उसको कहीं ना कहीं बांध के रखने का काम ये तार रखा है। उसी प्रकार जो आप देखते होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों कण। यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चारों तरफ नचते रहता है और नाभिक में 2 कण होते हैं। एक को कण को कहा जाता है न्यूट्रॉन और एक को कहा जाता है प्रोटॉन। और ये चारों तरफ नचते रहता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये वृत्ताकार पथ पर नच रहा है तो जरूर इसके बीच ना कोई बंधन होगा जो इसके चारों तरफ नचाने का काम कर रहा है। अगर ये बंधन नहीं रहता, आप समझ रहे हैं, परमाणु बम जो होते हैं अगर वो फट जाता है तो आप समझिए कि ये इस क्षेत्र का लगभग आप समझ सकते हैं, अगर बिहार में है तो पूरा बिहार जो है से तहस नहस हो जाएगा एकदम नैनो सेकेंड में। समझ में आ रहा ना? तो ये बंधन को बांध के जो रखता है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो बांध के रखता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वह विद्युत बल है।
वह जो है से विद्युत बल है, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युत बल। तो परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस तीनों को बांधले है, ताकि ये तीनों के बांधे रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ नचते रहेगा, नहीं वो बंधन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं और फेंका सकता है। तो इस नाभिक में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और उसके बाहरी कक्षा में है इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर चारों तरफ समान रेडियस में नचते रहता है। तो इसके बीच में एक बल उत्पन्न होता है, और वो बल को कहते हैं विद्युत बल। और ये बल जो है से क्या करता है, परमाणु के तीनों मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, ताकि वो छिटके नहीं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आवेश का मतलब यही होता है बुआ, कि आवेश का मतलब यही होता है कि यह विद्युत बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत बल। और किसके बीच विद्युत बल उत्पन्न करता है? तो परमाणु के तीनों मौलिक कण के बीच में। तो इसी को हम लोग कहते हैं आवेश। तो आवेश का मतलब समझ गए कि आवेश एक प्रकार का वह भौतिक राशि है जो परमाणु के तीनों मौलिक कण, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत बल। क्यों उत्पन्न कर रहा है? ताकि वो तीनों के तीनों एक बंधन में बना हुआ रहे, और नहीं बना रहेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। परमाणु बम में यही किया जाता है कि जो बंधन रहता है ना, उसके बीच जो विद्युत बल है उसको सीधे इस तरीका से ना उसको रिएक्शन कराया जाता है अल्फा, बीटा और गामा के रूप में, कि बंधन टूट जाए, इसके कारण पूरा ब्लास्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप फटाका छोड़ते होंगे तो फटाका जाता होगा ऊपर तकला, एक बंधन में बना हुआ है, लेकिन उसमें क्या हुआ, आग लगा दिए, तो आग लगते ही क्या हो जाएगा, उसमें के जो बंधन है वो टूट जाएगा। अब बंधन टूटेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पूरा चारों तरफ फैल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि विद्युत बल कितना इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप याद रखिएगा आवेश किसे कहते हैं, तो वह भौतिक राशि, आप इसको परिभाषा याद रखिएगा, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि आप याद रखिएगा, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो परमाणु के मौलिक कणों के बीच, जो परमाणु के मौलिक कणों के बीच, परमाणु के मौलिक कणों के बीच, मौलिक कण समझ गए, मौलिक कण कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के मौलिक कणों के बीच में, मौलिक कणों के बीच में जो है से, मौलिक कणों के बीच में जो है, बीच में विद्युत बल उत्पन्न करता है। कौन बल उत्पन्न करता है? तो विद्युत बल उत्पन्न करता है। विद्युत बल जो है से उत्पन्न करता है, विद्युत बल उत्पन्न करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? आवेश कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो याद हो जाएगा कि वह भौतिक राशि जो परमाणु के तीनों मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में विद्युत बल उत्पन्न करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आवेश कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि परमाणु के नाभिक में कौन कण होते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम कहेंगे कि न्यूट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, तो कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है, तो धन चार्ज होता है, यानी प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, तो ऋण चार्ज होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण चार्ज, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर आप याद रखिएगा कि यह होता है धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। आप याद रखिएगा क्या होता है? आवेशहीन होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन। अब इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को जो खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जे थॉमसन। हम यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आप याद रखिएगा कि जे थॉमसन जो है, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। प्रोटॉन का किसने किया था, तो याद रखिएगा गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन का खोज किया था, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने जो है से किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। आवेश का अगर परिभाषा पूछे तो कहिएगा वह भौतिक राशि जो परमाणु के मौलिक कणों के बीच में विद्युत बल उत्पन्न करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। वह भौतिक राशि जो परमाणु के मौलिक कण के बीच में क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत बल उत्पन्न कर रहा है, तो उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कौन आवेश होता है? तो आवेशहीन होता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि परमाणु के मौलिक कण जो होते हैं, बाहरी कक्षा में कौन गति करता है? तो इलेक्ट्रॉन करता है। और नाभिक में कौन होते हैं? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं। आइए इसके आगे समझते हैं कि इसके आगे और हमको क्या समझना है। देखिए, आवेश का मतलब आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग आवेश का मतलब समझ गए। आवेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। आप समझिए, आवेश के बारे में आप समझिए। तो आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। आवेश को किससे सूचित करते हैं? तो क्यू से सूचित किया जाता है। इसको आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। यानी आपके चैप्टर में कहीं पे भी अगर क्यू आ जाए तो समझ जाइएगा कि वह जो है, अगर कहीं पे भी क्यू आ जाए तो समझिएगा आवेश। इसके अलावा आप समझिए, आवेश एक प्रकार का जो है से यह एक प्रकार का अदिश राशि है। आवेश एक प्रकार का कौन सा राशि है? तो आवेश एक प्रकार का अदिश राशि है। यह एक प्रकार का अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तो फिक्स हो लेकिन दिशा क्या हो? फिक्स नहीं हो। आप समझिए, जब बादल गरजता है आसमान में तो उसमें से तो परिमाण फिक्स रहता है कि कितना जो है से विद्युत धारा आ रहा है, लेकिन उसका दिशा कोई फिक्स नहीं रहता है, केनहू कारी जाके गिर जाता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे जो बहुमंजिला होता है उसके ऊपर त्रिशूल नुमा इस टाइप का लगा रहता है, ताकि उससे ऊपर से त्वरित फटना का मतलब या बादल जब फटेगा तो उससे जो आवेश आता है वो इस त्रिशूल पर पड़ेगा और वह उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। और ताकि आवेश इसको, जैसे बहुमंजिला है, बहुत ऊंचा है, तो आवेश उसी पर पड़ जाएगा और यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर पड़ेगा और जमीन में इसको गाड़े हुए हैं तो आवेश कहाँ चला जाएगा? जमीन में। और इससे बहुमंजिला जो भी है उसको जान बच जाएगा। नहीं तो आप समझिए दोस्तों, एक व्यक्ति जो था, जो जिस समय बारिश हो रही थी उस समय क्या हुआ था, वो सारे लोग, फैमिली लोग अपना जो है से फिल्म देख रहे हैं। जो उसमें एंटीना लगा रहता है वो सुचालक होता है। यानी जब बादल फटेगा तो उस बादल में जो एनर्जी रहता है, जो चार्ज रहता है, उसको एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता होता है वो चालक पदार्थ में होता है। और वो सभी फैमिली जो है से फिल्म देख रहे थे और बारिश हो रहा था, इतना ज्यादा बारिश हो रहा था, उसमें तरित फट रहा था, बादल गरज रहा था, उसमें एनर्जी जो उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रिक करेंट जो उत्पन्न हुआ, चार्ज, वो क्या किया, जो एंटीना था वो एब्जॉर्ब करता है आवेश को और वो आवेश को खींच लिया कस के। तारों के पेड़ पर देखते होंगे गिर जाता है, तार सुचालक की तरह काम करने लगता है। खींच लिया और खींचा था, एक तो लाइन वाला करंट है और एक बादल वाला करंट आ गया, दोनों टकराया, पूरा घर ब्लास्ट हो गया था और सारा के सारा लोग जो है से मर गए। समझ में आ रहा ना? इसलिए ये सजेशन दिया जाता है कि जिस समय बारिश होते रहे या जिस समय जो है से तरीत फटते रहे तो उस समय कम से कम जो ऑनलाइन है नेट बंद करके रखिए, फोन से कहीं बात नहीं कीजिए, कहीं पे आप फिल्म नहीं देखिए। फिल्म देखने का मतलब एंटीना वाला, आप रिकॉर्डेड फिल्म देख सकते हैं, लेकिन जो आप ऑनलाइन न्यूज सब देखते हैं तो वो सब एंटीना है, उपग्रह से सटा हुआ है और वो जैसा ही करंट पड़ेगा और आपको जो है से पूरा जान मान की क्षति हो जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जिस समय ये बादल गरजता हो उस समय ना तो फोन को यूज करना है, नेट आप डाउनलोड वीडियो देख सकते हैं लेकिन फोन से कहीं बात नहीं कीजिए, डाटा बंद रखिए। और खासकर एंटीना से जो आप फिल्म देखते हैं उसको तो आप यूज नहीं कीजिए, नहीं तो वो एब्जॉर्ब करेगा और पूरा ब्लास्ट करा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से आप यहाँ पर आ गया कि अगर आप जो है रास्ता में जा रहे हैं, बादल गरज रहा है, तो आप एक कार में है तो आप कहाँ पे सेफ महसूस करेंगे खुद को। अगर मान लीजिए कि आप मेन बाजार में जा रहे हैं, बहुत कस के बारिश जो है से हो रहा है और तरीत भी फट रहा है, तो आप क्या कीजिएगा उस स्थिति में? तो उस स्थिति में आप यही कीजिएगा कि गाड़ी में बैठल रहिएगा या बाहर निकलिएगा। बाहर निकलना तनको भी आपको जो है से याद रखिएगा सुरक्षित नहीं। बाहर निकलिएगा आपको तरीत देह पर पड़ेगा और पूरा भस्म हो जाइएगा। सबसे ज्यादा सेफ जगह होता है कि आप गाड़ी के अंदर रहिए, क्योंकि गाड़ी के जो ऊपर वाले जो परत होते हैं, चालक होते हैं, उस पे आवेश आएगा तो आवेश उस पर आके उसको जो है से आरी आरी से चला जाएगा। आप तो बीच में बैठे रहिएगा तो आप हाथ इन्हें नहीं सटाइएगा जिसमें लोहा वाला पदार्थ, आप बीच में जो गद्दा रहता है उस पर बैठे रहिए। आवेश गिरेगा भी ना तो उस चालक पर पड़ेगा और सीधे जमीन में चला जाएगा, गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, ना आपको भी कुछ होगा। लेकिन जैसा ही आप हाथ सटाले रहिएगा, करंट आएगा, आपको मारेगा, आपको भी मार सकता है। तो आप याद रखिएगा, आपको हम बोल दिए हैं कि यह एक प्रकार का अदिश राशि है क्योंकि इसका दिशा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आवेश को किससे सूचित करते हैं? तो क्यू से। और यह कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इसका अगर एसआई मात्रक पूछ लेवे कि एसआई मात्रक क्या होता है आवेश का, तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम
और इसको हम लोग सूचित जो करते हैं वो करते हैं सी से। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है कूलम, और इसको हम लोग सूचित करते हैं सी से। कूलम नामक कूलम के नियम आगे आप लोग को पढ़ना है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं कूलम तो हो ही गया, इसके अलावा आप फॉर्मूला एक याद रखिएगा कि Q बराबर जो होता है वो IT होता है। Q बराबर क्या होता है IT होता है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, Q का मतलब क्या होता है आवेश, Q का मतलब क्या होता है आवेश। आप याद रखिएगा इसका मतलब होता है आवेश, और इसको आप लोग जो है से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं चार्ज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं चार्ज कहते हैं। और I का मतलब होता है विद्युत धारा। I का मतलब आप लोग जान जाइए विद्युत धारा होता है। I का मतलब जो होता है आप याद रखिएगा विद्युत धारा होता है। I का मतलब होता है विद्युत धारा, और इसको हम लोग कहते हैं। T का मतलब होता है समय। T का मतलब क्या होता है समय, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टाइम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं टाइम। और विद्युत धारा को कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। तो ये चीज आपको समझना है कि Q बराबर IT होता है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Q का बराबर मतलब होता है आवेश, I का मतलब होता है विद्युत धारा, और T का मतलब होता है समय। आपको न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, आपको I का मान दे देगा, यानी कहेगा यदि किसी चालक में 12 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उसका आवेश का परिमाण बताइए। तब 12 गुने 10 कर देंगे। इन न्यूमेरिकल हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इसको मतलब समझिए। Q बराबर क्या होता है IT होता है। Q बराबर क्या होता है IT। तो इससे आप क्या एक अनुमान लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आवेश का जो परिमाण होगा वो विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होगा। क्या कहिएगा, आवेश का जो परिमाण होगा वो विद्युत धारा और समय के किसके बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। इस चीज को हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि आवेश का परिमाण, आवेश का जो है से आवेश का परिमाण जो होगा, आवेश का परिमाण जो होगा वो कहिएगा क्या, वो बराबर होगा विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। समय के गुणनफल के बराबर होता है बच्चे, समय के गुणनफल के बराबर होता है। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा कि आवेश का परिमाण जो होता है वो विद्युत धारा और समय के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पर कहिएगा Q बराबर, यहाँ पर सब फॉर्मूला याद रखिएगा। अब यहाँ से एक मेन चीज आपको हम जो ऐसे निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते हैं Q, इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि Q का मतलब तो आप समझते हैं कि आवेश। आपको समझना है आवेश के बारे में, आपको समझना है विद्युत धारा के बारे में, ध्यान दीजिएगा, आपको समझना है विद्युत धारा के बारे में, और आपको समझना है समय के बारे में। ये तीनों पॉइंट आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग जानते हैं आवेश को किससे सूचित करते हैं, तो Q से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, तो I से सूचित करते हैं। और समय को किससे सूचित करते हैं, तो T से सूचित करते हैं। अगर हम यहाँ से आपको हम कहेंगे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। और इसको सूचित कथी से करते हैं, तो C से करते हैं। अगर आप कहेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं कि एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम लोग A से सूचित करते हैं। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है, जिसको हम लोग S से सूचित करते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा तो आपको जो है से सारा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। हम कहें क्या कि आवेश को Q से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, और समय को T से सूचित करते हैं। अगर कहा जाए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा कूलम होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, A से सूचित करते हैं। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, जिसे हम लोग S से सूचित करते हैं। ठीक है। अगर एक चीज और याद रखिएगा, बीमा याद रखना बहुत जरूरी है। ये सारा चीज आपको जो है से बाद में समझ में आए। आवेश का बीमा आप याद रखिएगा AT होता है, AT होता है, या इसी को आप कह सकते हैं IT। क्या कहिएगा, AT या IT, या बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना है। आवेश का बीमा क्या होता है, AT बड़ी ब्रैकेट या IT। मतलब इसका बीमा AT भी कह सकते हैं और IT भी कह सकते हैं। ये अभी हम बात अभी सीध भी करेंगे। ठीक है। अगर हम कहेंगे विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा A होता है, या कह सकते हैं I होता है। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, A होता है चाहे I होता है।
और समय का बीमा आप लोग याद रखिएगा टी होता है। समय का बीमा जो होता है वो क्या होता है, टी। तो अभी आपको इतना बात जो समझाए हैं कि आवेश का परिमाण जो होता है वो विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। या लिख दिए, आवेश का परिमाण विद्युत धारा और समय के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। जिसमें अभी हमको ये तीनों चीज की जरूरत पड़ेगा। आगे हम जब सिद्ध करेंगे तो आवेश को Q से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। अगर कहा जाए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो क्या कहिएगा, कूलम कहिएगा और इसे C से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या कहिएगा, एम्पियर कहिएगा और इसे A से सूचित करते हैं। और समय का बीमा क्या कहिएगा, सेकेंड, और इसको S से सूचित करते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि आवेश का बीमा जो होता है वो होता है एटी होता है या आईटी होता है, एटी होता है या आईटी होता है। अगर कहा जाए कि विद्युत धारा का बीमा क्या होता है तो इसका होता है बीमा ए या आई होता है और समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर अभी हम जस्ट बताए हैं Q बराबर हम अभी जस्ट बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, Q बराबर हम अभी जस्ट बताए हैं कि Q बराबर होता है आईटी। Q बराबर क्या होता है होगा, आईटी होता है। तो Q का मतलब आवेश, और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम। हम इसको लिख सकते हैं एक कूलम लिख सकते हैं। बराबर में I का मतलब होता है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक अभी क्या बताए, एम्पियर बताए। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर ए, और T का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, इसको हम लिख सकते हैं S। तो आप कह सकते हैं कि एक कूलम जो है वो किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। एक कूलम किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। एक कूलम किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। अगर यहाँ से आपको पूछ ले, तो ऐसा ही मात्रक में अगर आपको यहाँ से पूछ ले व्यवहारिक मात्रक यानी आवेश का व्यवहारिक मात्रक पूछ लेवे तो आप याद रखिएगा इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर घंटा। क्या होता है, एम्पियर घंटा। आप याद रखिएगा एम्पियर घंटा याद रखिएगा, एम्पियर घंटा याद रखिएगा कि व्यवहारिक मात्रक आवेश का क्या होता है, एम्पियर घंटा होता है। आवेश का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर घंटा होता है। आवेश का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, एम्पियर घंटा होता है। और 1 एम्पियर घंटा बराबर आप याद रखिएगा 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलम होता है। 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना होता है, 3600 कूलम होता है। 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना होता है, तो 3600 कूलम होता है, 1 एम्पियर घंटा के बराबर होता है। आप याद रखिएगा होगा कि आवेश का व्यवहारिक मात्रक होता है एम्पियर घंटा और 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलम होता है। और आवेश सीधे पूछे कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो कहिएगा कूलम। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। और व्यवहारिक मात्रक कहा जाए तो क्या कहिएगा, एम्पियर घंटा। और 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना कूलम होता है, 3600 कूलम होता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि फैराडे का सारा चीज आपको ध्यान से समझना है। इसके अलावा याद रखना है कि आवेश का जो है सबसे बड़ा मात्रक क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आप याद रखिएगा फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे, और इसको हम लोग शॉर्ट में एफ कहते हैं। और एक फैराडे बराबर जो होता है वो होता है 96,500 कूलम होता है। 96,000 कितना होता है दोस्तों, 96,500 कूलम लगभग होता है। आप याद रखिएगा लगभग होता है, आपको लगभग याद रखना है। लगभग इसलिए बोल दिए क्योंकि एक बार बिहार बोर्ड पूछले है कि 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है, और ऑप्शन दिया हुआ था 96,500 कूलम ऑप्शन ए, और बी में दे था 96,500 कूलम लगभग। बहुत बच्चा पढ़ के गए थे लगभग वाला नहीं, सीधे मार दिए 96,500 कूलम, तो गलती कर लिए। लगभग होता है दशमलव पॉइंट कुछ होता है, जो कि आप केमिस्ट्री में आगे इसको सिद्ध भी कीजिएगा। तो आप याद रखिएगा कि आवेश का ऐसा ही मात्रा कहा जाए तो कूलम होता है, आवेश का व्यवहारिक मात्रा कहा जाए तो एम्पियर होता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रा कहा जाए तो क्या होता है, फैराडे होता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो कहा जाए तो आप याद रखिएगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक अगर कहा जाए, सबसे छोटा मात्रक कहा जाए तो याद रखिएगा होगा सबसे छोटा मात्रक होता है स्टैट कूलम होता है। क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो होता है स्टैट कूलम। और 1 स्टैट कूलम बराबर जो होता है, 1 स्टैट कूलम बराबर जो होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 स्टैट कूलम ESU।
ESU से, स्टैट कूलम को सूचित करते हैं ESU से। और एक ESU बराबर जो होता है वो होता है, आप याद रखिएगा, 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एक स्टैट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। एक स्टैट यूनिट बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सारा बात को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। आवेश के बारे में बताएं कि वह भौतिक राशि जो परमाणु के मौलिक कणों के बीच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आवेश विद्युत बल को उत्पन्न करता है ताकि वो बंधन में बंधा हुआ रहे, तो उसी को हम लोग कहते हैं आवेश। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जो बाहरी कक्षा में गति करते रहता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, ये बात अभी बताएं। इसके अलावा बताएं कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया। प्रोटॉन का खोज जो है से गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया। उसके बाद हम बताएं कि आवेश को हम लोग सूचित जो करते हैं वो Q से सूचित करते हैं। आवेश एक प्रकार का अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। अगर हम बात करते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। यहाँ से हम आपको बता दिए कि Q बराबर IT होता है, जिसमें Q का मतलब आवेश होता है, I का मतलब विद्युत धारा होता है और T का मतलब समय होता है। इसका न्यूमेरिकल अभी हम कराएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है, तो इस फार्मूला से आप क्या बोल सकते हैं कि आवेश का जो परिमाण होगा वो विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होगा। विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होगा। इसके अलावा आपको यहाँ चार्ट याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। आगे हमको जरूरत था इसलिए चार्ट बना दिए, ठीक है। आवेश का को किससे सूचित करते हैं, Q से। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, तो I से करते हैं। और समय को किससे सूचित करते हैं, तो T से करते हैं। अगर कहा जाए कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और समय का ऐसे मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। अगर हम कहेंगे आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT होता है या IT होता है। और विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, A या I होता है। और समय का बीमा जो होता है वो T होता है। इसके अलावा SI मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो एम्पियर घंटा होता है। और आपको बता दिए कि 1 कूलम किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछता है। अगर सबसे बड़ा मात्रक कहा जाए तो फैराडे होता है। और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम लगभग के बराबर होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो स्टैट कूलम होता है, जिसको ESU से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, ESU से सूचित करते हैं। और 1 ESU बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना बात समझ गए होंगे। फिर आगे समझते हैं। आइए दोस्तों आगे समझते हैं कि आगे क्या है। यहाँ तक आप लोग सब लोग समझ गए होंगे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है स्टैट कूलम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे छोटा मात्रक। आप लोग समझ गए होंगे कि आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है, आपको जस्ट बताया कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक आप याद रखिएगा कि वो होता है स्टैट कूलम होता है। स्टैट कूलम होता है। आप ध्यान से समझिए, सारे बातों को अगर ध्यान से समझिएगा तो आपको सारा चैप्टर समझ में आएगा। स्टैट कूलम होता है और जिसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, स्टैट कूलम को ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट फुल फॉर्म क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, स्टैट कूलम होता है। ठीक है, और एक स्टैट कूलम बराबर जो होता है वो होता है 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। 3 गुने 10 के पावर कितना होता है, 9 कूलम होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि एक स्टैट कूलम बराबर जो होता है वो कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक ESU बराबर कितना कूलम होता है, तो याद रहेगा 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। इसके अलावा आप समझिए, अगर हम इस चीज को इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको एक स्टैट कूलम बराबर पूछ दिया है, तो ऐसा भी तो पूछ सकता है कि एक कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है। समझ में आ रहा ना। तो अगर आपको इसी को घुमा कर लिख दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है, तो आप कहिए एक, ये पूरा गुना में है, इधर आएगा तो कति में हो जाएगा, भागा में। 3 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9। और ये कूलम यहाँ हो गया, तो इधर का बचल कति है, ESU।
ESU, थोड़ा उल्टा लग रहा होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको हम सुधार देते हैं, इसको अब इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 कूलम बराबर, इसको हम उधर लिख देते हैं, तो क्या लिखिएगा 1/3 गुने 10 के पावर 9, और यहाँ क्या हो जाएगा ESU। ध्यान दीजिएगा, और बनाने की जरूरत नहीं है। 1 स्टैक कूलम बराबर कितना होता है 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। अब हम कहेंगे कि इसी चीज को अगर हम यहाँ 1 कूलम का मान निकालेंगे, तो 1 कूलम का मान निकालिएगा तो आप इधर कारी गुना में है 3 गुने 10 के पावर 9, इधर आ जाएगा तो कथी में आ जाएगा भागा में, और इन्हें बच क्या आ जाएगा ESU। इसी को पहले लिख दिए और इसको क्या लिख दिए बाद में लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या में पावर जब नीचा में रहता है और उसको ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह में बदलाता है। मतलब समझिए, अगर हम कहते हैं 1/10 के पावर 2 है, इसको ऊपर उठा के ले जाइएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर 2 प्लस में, ना ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर हम कहते हैं 1/10 के पावर 5 है, तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -5 हो जाएगा। बात समझ गए? तो क्या इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1 कूलम बराबर 1/3 और 10 के पावर प्लस में ऊपर चल जाएगा तो कितनी हो जाएगा 10 के पावर हो जाएगा -9 और ESU, यानी 1 कूलम बराबर कितना हो सकता है 1/3 गुने 10 के पावर -9, 1/3 गुने 10 के पावर -9 ESU हो सकता है, या इस रूप में भी ऑप्शन मिल सकता है। तो आप याद रखिएगा कि 1 कूलम बराबर अगर इस रूप में भी देगा तो इतना लिख सकते हैं, या बुआ आपको नहीं लग रहा है कि इसको भाग देकर भी आपको दे सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1/3 में अगर हम भाग दे देते हैं तो 1/3 में जब भाग दीजिएगा तो 3 से लगाइएगा तो 3 तिहाई 9, नहीं लगेगा तो दशमलव यहाँ पर बैठा दीजिए, दशमलव लगाएंगे तो 0 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर इसको बढ़ा दीजिएगा तो फिर जो है से यहाँ 1 बच जाएगा, दशमलव के बदल 0, फिर 3 तिहाई 9 बढ़ते चला जा रहा है, तो 3 3 बढ़ते चला जा रहा है, तो एक अंक बढ़ा के लिखते हैं। तो क्या इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि 1 कूलम बराबर 0.3 और 4 और गुने में लिख सकते हैं 10 के पावर -9 ESU। यानी आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको मेन चीज आपको पता है कि 1 ESU बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। ये यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 ESU बराबर इतना कूलम होता है, तो 1 कूलम में कितना ESU होता है, तो 1 कूलम में याद रखिएगा 1/3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। या इसको ऊपर उठा के ले जाइए तो ये भी ऑप्शन में दे सकता है, कोई एक वो ऑप्शन में देगा, 1/i प्लस में ऊपर चल जाएगा तो कितनी हो जाएगा माइनस में, या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों को भाग दे देवे तो 0.34 ESU हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि ये इस तरीका से भी आपको जो है से पूछ सकता है। आगे हम लोग समझते हैं इसके प्रकारों को। आइए अब आगे समझते हैं आवेश के प्रकार। ठीक है, सारा उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार की बात करते हैं कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं। आवेश के प्रकार, अब याद रखिएगा इसको कहेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार ही दोस्तों समझते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको बता दें आवेश के 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है आप याद रखिएगा, हम लोग कहते हैं धन आवेश कहते हैं। पहला प्रकार को हम लोग कहते हैं धन आवेश, और दूसरा प्रकार को हम लोग कहते हैं ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आवेश। ध्यान रखिएगा, पहला प्रकार धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश की बात करते हैं तो निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा आवेश के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहेंगे, ऋण आवेश किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक होता है धन आवेश और एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, धन आवेश का मतलब और ऋण आवेश का मतलब समझिए। जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं
थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो आप क्या कीजिए, एक जो है ऐसे केस में कलम ले लीजिए और कलम से ऐसे ऐसे कर दीजिए, कागज को फाड़ लीजिए और कागज को जैसा ही आप सटाइएगा तो वह कागज इसमें सट जाएगा। तो देखिए ध्यान क्या यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे केस में इलेक्ट्रॉन था और वह इलेक्ट्रॉन उठ के किस पे चला गया, पेन पर चला गया और फिर पेन पर से उठ के कहाँ चला गया, कागज में। तो यहाँ पर आपको नहीं लग रहा कि एक चीज ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। यानी हमारा केस जो था उसमें इलेक्ट्रॉन था और वह इलेक्ट्रॉन को क्या किया, किसको दे दिया, पेन को दे दिया। तो यहाँ धन आवेश कौन हो गया, धन आवेश कौन हो गया, मेरा केस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो देता है वही धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करता है उसको धन आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम कौन कर रहा है, केस, किसको दिया, पेन को, तो धन आवेश। और पेन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया, ग्रहण किया, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। अब फिर इसके लिए देखिएगा तो फिर इसको जब हम कागज के पास सटा दिए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन किस में चलाया, कागज में, तो ये अब धन आवेश कहलाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को अब त्यागा और ग्रहण कौन किया, कागज, तो कागज ऋण आवेश हो गया। आप देखते हैं शादी ब्याह में लड़की वाला सारा दहेज देता है, लड़कियों दे दिए और दहेज भी दे दिए, तो यहाँ पर क्या किए, वो धन देने का काम किए, तो लड़की वाला धन आवेश और लड़का वाला जो है सब ले रहा है तो ऋण आवेश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले पदार्थ को धन आवेश कहेंगे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को ऋण आवेश कहेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं सोडियम होता है और एक होता है क्लोरीन होता है। सोडियम के पास 11 गो परमाणु होते हैं और इसके पास 17 गो होता है। यह अपने आप को अस्तित्व में लाने के लिए इसको 10 गो अगर हो जाएगा तो यह अस्थायी हो जाएगा और इसको 18 हो जाएगा तो ये अस्थायी हो जाएगा। आप समझिए, अब ये सोचेगा कि हमको 1 रुपया कोई ले लेंगे और ये सोचेगा कि हमको कोई 1 रुपया दे देवे ताकि हमको 18 फुट जाए, ये सोचेगा 1 रुपया दे देंगे तो हम 10 पर अस्थायी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक देगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो जो देगा वो धन आवेश और जो लेगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो धन आवेश और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, जो धन आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि वृद्धि होगी, तो धन आवेश किसे कहिएगा, वैसा पदार्थ, इसके लिए परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे धन आवेश कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, किसी के पास 20 रुपया है, हम 100 रुपया में से 1 रुपया देंगे तो मेरा एक कमी होगा, और उसके पास 20 रुपया था उसको 1 रुपया मिलेगा तो बढ़ेगा ना। तो जो धन आवेश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, ऋण आवेश किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यहाँ सिर्फ लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ऋण आवेश, और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। फिर अगला वीडियो में हम लोग अगला पार्ट लेके आते हैं इसी चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बारे में जो है हम लोग पहला वीडियो कर लिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।